स्वागत है आपका अवेयर माइंडिया पे। मैं हूं आपके साथ सुमंत शाह। पिछली क्लास में हम हड़प्पा सभ्यता की विस्तार और प्रकृति को देख चुके हैं। आज की क्लास में हम सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आपको देखना है यहाँ की कृषि के बारे में, यहाँ कृषि की क्या दशाएँ थी। दूसरा हम लोग देखेंगे यहाँ पशुपालन की क्या दशाएँ थी। फिर हम लोग शिल्प उद्योग धंधों की बात करेंगे। शिल्प उद्योग धंधे की बात करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे यहाँ ट्रेड और कॉमर्स की क्या स्थिति थी, व्यापार वाणिज्य की दशा। फिर हम लोग यहाँ की परिवहन के साधन के अलावा मुहर लिपि तथा परिवहन की बात करेंगे। आखिर यहाँ किस तरीके से परिवहन किया जाता था, मुहर का प्रयोग किस उद्देश्य से किया जाता था, और यहाँ लिपि क्या थी। इन चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं इस क्लास के अंतर्गत। तो आइए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले कृषि के बारे में बात करते हैं। कृषि कृषि हड़प्पा में कृषि की क्या स्थिति थी, या सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि की क्या स्थिति थी। तो आप जानते हैं इस सभ्यता का विकास तो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे ही हुआ था। तो ऐसे में यहाँ जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है, और जलोढ़ मृदा यानी एलुवियल सॉइल कृषि के लिए काफ़ी अच्छी होती है। तो ऐसे में इस सभ्यता के विकास में कृषि का भी महत्वपूर्ण योगदान है। तो हम कह सकते हैं कृषि में पहला पॉइंट, इस सभ्यता का विकास जलोढ़ मृदा के सहारे हुआ है, जलोढ़ मृदा के सहारे था। इस सभ्यता में कृषि का विकास, इस सभ्यता का विकास जलोढ़ मृदा के सहारे था। ऐसे में इस सभ्यता के विकास में यहाँ पर जो कृषि है वो महत्वपूर्ण है। कृषि इस सभ्यता के विकास का एक महत्वपूर्ण कारक है। तो आपने क्या देखा, सभ्यता का विकास जलोढ़ मृदा के सहारे हुआ है। ऐसे में इस सभ्यता के विकास में कृषि एक महत्वपूर्ण कारक था, क्योंकि जलोढ़ मृदा में कृषि अच्छी तरीके से हो सकती है। नेक्स्ट अगर बात करें तो इस सभ्यता में नवंबर और दिसंबर में फसल बोई जाती थी, जबकि मार्च में काटा जाता था। अब आपको ये पता होना चाहिए, जब कोई फसल नवंबर दिसंबर में बोई जाए और मार्च में काटा जाए तो ऐसे फसल को रबी फसल कहा जाता है। तो इन्हें रबी फसल की जानकारी थी, कृषि में नेक्स्ट पॉइंट है, इन्हें 9 प्रकार के फसलों का ज्ञान था। 9 फसलों का ज्ञान था इन्हें, 9 फसलों का ज्ञान था। कौन कौन फसल है, तो गेहूँ, इसके अलावा जौ, इसके अलावा कपास,
गेहूँ, जौ, कपास, तरबूज, फिर खरबूज, तरबूज, खरबूज, राई, राई, सरसों, सरसों, तिल, तिल, मटर। ये 9 फसलों का ज्ञान है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने फसल का ज्ञान इसको है। और फसलों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो ये जानकारी हमें कहाँ से मिल रही है, तो फसलों के साक्ष्य की बात अगर हम करें, फसलों के साक्ष्य की बात करें तो ये साक्ष्य जो चावल का साक्ष्य है, जो चावल का साक्ष्य है ये मिला है लोथल से। चावल का साक्ष्य मिला है कहाँ, लोथल से। फिर धान की भूसी, धान की भूसी, हालांकि ये भी तो चावल ही है, लेकिन फिर भी आपसे पूछा जाएगा धान की भूसी कहाँ से मिला है, तो ये रंगपुर। फिर रागी और ज्वार की जो साक्ष्य है ये आपका मिले हैं रोजदी, रोजदी। फिर बाजरा का साक्ष्य आपके लोथल से मिला है, लोथल, लोथल से मिला है। अब इसी तरीके से नेक्स्ट देखिएगा, जूता हुआ खेत कहाँ से मिला है, तो जूता हुआ खेत कालीबंगा से मिला है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जूता हुआ खेत कालीबंगा से मिला है। कृषि में अगर और बात करें तो मिट्टी का जो हल है, खिलौना होता है ना, तो वो खिलौना में मिट्टी का हल बना मिला है, ये बनवाली से मिला है, बनवाली। तो एक बार देखिएगा, चावल लोथल से मिला है, धान की भूसी रंगपुर से मिली है, रंगपुर धान की भूसी। फिर रागी ज्वार रोजदी, बाजरा लोथल, जुता हुआ खेत कालीबंगा, कालीबंगा, और मिट्टी का हल बनवाली से मिला है। तो ये साक्ष्य हैं, फसल के साक्ष्य, या हम कह सकते हैं ये कृषि के साक्ष्य हैं। हम कह सकते हैं ये कृषि के साक्ष्य हैं, कृषि एवं फसलों के साक्ष्य हैं। तो ये एकदम याद कर लेने वाली चीज़ें हैं, जो कृषि की ये चीज़ें यहाँ पे पाई गई हैं। तो इस तरीके से कृषि हो गया। अब इसी तरीके से देखना है पशुपालन की दशाओं के बारे में। पशुपालन की क्या दशाएं थी, तो पशुपालन, पशुपालन, ठीक है, पशुपालन देखते हैं। ये लोग पशु को कई तरीके से प्रयोग करते थे। तो पशु का महत्व क्या था इस सभ्यता में, पशु का महत्व अगर देखा जाए तो पशु ये लोग कृषि के लिए, कृषि में, परिवहन में, यानी सामान इधर से उधर ले जाने में, अपने कॉमर्स के लिए, विपणन के लिए, व्यापार के लिए, और भोजन के लिए, इन सब के लिए ये लोग, भोजन के लिए, इन सब के लिए ये लोग पशु का उपयोग करते थे। अगर पशुओं की जानकारी की बात किया जाए, जो आखिर इन्हें किन किन पशुओं की जानकारी थी, तो इन्हें गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, पिल्ली, हाथी, हाथी, बारहसिंगा, बारहसिंगा, ऊँट, घोड़ा, बैल, ऊँट, घोड़ा, बैल, इन चीज़ों की जानकारी है। देखिए पहले माना जाता था इन्हें गाय की जानकारी नहीं है, घोड़ा की जानकारी नहीं है, वर्तमान में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, ये बात आप कह सकते हैं, गाय, ऊँट तथा घोड़ा कहीं भी किसी भी मिट्टी के बर्तन यानी मृदभांड पर वर्णन नहीं है। किसका? मृदभांड पर वर्णन नहीं है। किस किस का? तो गाय का, ऊँट का और घोड़ा का,
ये किसी बर्तन पे नहीं बना हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, इससे हम जानते हैं गाय की भी जानकारी इन्हें है। प्रमुख पशु की बात किया जाए, जो सबसे श्रेष्ठ माना जा रहा है, तो वो है एक सींग वाला बैल। एक सींग वाला बैल, जो प्रमुख पशु है वो है एक सींग वाला बैल। और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, वृषभ पूजा हो रहा है। वृषभ पूजा ये मिला है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से वृषभ पूजा के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, अब अगर साक्ष्यों की बात किया जाए, जो कहाँ पर क्या मिल रहा है, तो साक्ष्यों की बात किया जाए, साक्ष्य किससे, तो पशुपालन से संबंधित। तो सूरकोटरा एक जगह है, सूरकोटरा। सूरकोटरे से मिले हैं घोड़े का कंकाल। सूरकोटरा से मिला है घोड़े का कंकाल। फिर लोथल से मिला है, लोथल से मिला है घोड़े का जबड़ा। लोथल से मिला है घोड़े का जबड़ा। राना घुंडई से मिला है घोड़े का दांत। राना घुंडई एक स्थल है, यहाँ से क्या मिला है, तो यहाँ से मिला है घोड़े का दांत मिला है, घोड़े का दांत। फिर मोहनजोदड़ो से मिला है घोड़े की, मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, तो यहाँ से मिले हैं घोड़े की मृड मूर्ति, यानी घोड़े की मिट्टी की मूर्ति। मृड मूर्ति यानी घोड़े की मिट्टी की मूर्ति यहाँ से मिली है। ठीक है, घोड़े की मृड मूर्ति यानी घोड़े की मिट्टी की मूर्ति यहाँ से मिली है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। साक्ष्यों के रूप में क्या किया है, तो सूरकोटरा से घोड़े का कंकाल मिला है, लोथल से घोड़े का जबड़ा मिला है, राना घुंडई से घोड़े का दांत मिला है, और मोहनजोदड़ो से घोड़े की मिट्टी की मूर्ति मिली है, मृड मूर्ति मिली है। अगर हम बात करें शिल्प, उद्योग और व्यवसाय की, तो शिल्प जो तीसरी चीज़ें हैं आपकी अर्थव्यवस्था में, वो है जानना शिल्प, उद्योग एवं व्यवसाय का कंडीशन। शिल्प, उद्योग एवं व्यवसाय का कंडीशन। तो एक चीज़ जानिएगा, यहाँ विभिन्न प्रकार के उद्योग हैं, विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे व्यवसाय क्रियाशील थे, यानी किए जा रहे थे। एक प्रकार का उद्योग नहीं, कई प्रकार के उद्योग यहाँ लोग किए जा रहे हैं। सबसे प्रमुख जो उद्योग है वो है सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग, तो हम सूती वस्त्र उद्योग में क्या कर सकते हैं, यह सबसे प्रधान उद्योग था, सबसे प्रधान उद्योग था सूती वस्त्र उद्योग का। साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो बताइए तो किस नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर और कालीबंगा, 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 कालीबंगा से यहाँ से सूती वस्त्र उद्योग के साक्ष्य मिले हैं, से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, यूनानी लोग इसी कारण, सूती वस्त्र के कारण ही इसे कह रहे हैं सिंडन सभ्यता। तो यूनानी लोग सिंडन सभ्यता सूती वस्त्र उद्योग के कारण ही कह रहे हैं। कौन नाम दिया है ये, तो यूनानी लोग नाम दिए हैं, यूनानी लोग। हालांकि ध्यान रखिएगा, ऊनी वस्त्र उद्योग भी चल रहा था। ऊनी वस्त्र से भी ये परिचित है, जम्मू कश्मीर वाले इलाके से ये लोग ऊनी वस्त्र करते थे। जो दूसरा प्रमुख उद्योग था वो था मनका उद्योग। मनका उद्योग,
तो एक उद्योग है यहाँ सूती वस्त्र उद्योग और दूसरा प्रमुख उद्योग है मनका उद्योग। तो मनका उद्योग जो है यह दूसरा प्रमुख व्यवसाय है, दूसरा प्रमुख व्यवसाय था। मनका क्या होता है? तो एक तरीके से हार कह सकते हैं हम, गले का जो हार होता है इस तरीके से। मनका सोना चांदी का है, सोना का है, चांदी का है, कीमती पत्थरों का बनाया जाता था, कीमती पत्थर का बनाया जाता था। उसके बाद सेलखरी का बनाया जाता था, सेलखरी भी एक पत्थर है, मुलायम पत्थर है। शंख का बनाया जाता था, शंख, और पकी हुई मिट्टी, पक्की मिट्टी, इन सबों का बनाया जाता था। कहाँ से मिला है ये मनका बनाने वाले कारखाने? तो इनका जो कारखाना था, मनका बनाने वाला कारखाना, ये मिला है लोथल से और मिला है चन्हुद्रो से। लोथल और चन्हुद्रो दोनों से मनका बनाने वाले कारखाने मिले हैं। फिर अगर मोहर उद्योग की बात किया जाए, मोहर उद्योग, तो यह तीसरा प्रमुख उद्योग कह सकते हैं। लगभग 2500 मोहर मिले हैं इस सभ्यता से। कितने मोहर मिले हैं? 2500 से ज़्यादा मोहर मिले हैं, जिसमें अकेले 1200 मोहर केवल मोहनजोदड़ो से मिले हैं। पूरे सभ्यता में लगभग 2500 मोहर है, जिसमें अकेले 1200 मोहर मोहनजोदड़ो से मिला है। और सर्वाधिक अभिलेखीय मोहर जिस पर मतलब लिखी हुई है, सर्वाधिक अभिलेखीय मोहर यानी जिस पर बातें लिखी गई है, अभिलेखीय मोहर, वो हड़प्पा से मिला है। सर्वाधिक अभिलेखीय मोहर हड़प्पा से मिला है। जो सबसे अधिक मोहर है वो सेलखरी पत्थर की बनी है, सेलखरी पत्थर की बनी। जो सबसे अधिक मोहर है वो किसकी बनी है? तो सेलखरी पत्थर की बनी है। और अन्य क्या चीज़ की बनी है? तो अन्य जो है वो मिट्टी की बनी है, चर्ट की बनी है, जैस्पर की बनी है, चर्ट जैस्पर की बनी है, फ्लिंट की बनी है, फिरोजा का बना है, फ्लिंट फिरोजा का बना है। तो ये सब इस तरीके से मोहर जैसे स्टाम्प होता है ना, इस तरीके से बना है। और मोहरों की आकार की बात किया जाए तो मोहरों का आकार सबसे महत्वपूर्ण है। मोहरों का आकार या तो वर्गाकार है या फिर आयताकार है। मोहरों का आकार या तो वर्गाकार है या आयताकार है, ठीक है। जबकि जो दूसरी सभ्यता है, जस्ट लाइक मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो मोहर है ये गोलाकार है या फिर बेलनाकार है। लेकिन हमारे यहाँ की जो मोहर है ये वर्गाकार होती थी या आयताकार होती थी, ऐसे होती थी या फिर इस तरीके से होती थी। ये अपने यहाँ का मोहर है। और यहाँ का मोहर कैसे होता था? तो इस तरीके से बेलनाकार है, ऐसे इस तरीके से ये बेलनाकार बनाया दिया जाता था, बेलन टाइप का। और इसको अच्छे से बनाया जाए। ये इस तरीके से बनाया जाता था। तो ये आपने देखा, ये मोहर उद्योग था। और उद्योग की बात किया जाए तो एक था बर्तन उद्योग, डी हो जाएगा, बर्तन उद्योग। ये लोग बर्तन भी बनाते थे, बर्तन उद्योग। बर्तन जो है मिट्टी के भी है, धातु के भी है। ये मैं सोचेगा केवल मिट्टी के बर्तन है, क्योंकि मैंने कहा था काली बर्तन है, तो ऐसा नहीं है। मिट्टी के भी हैं, धातु के भी है, दोनों हैं। बर्तन चाक पे बनाए जाते थे, बर्तन चाक पर, और साथ ही साथ ये हाथ द्वारा भी बनाया जाता था। तो बर्तन चाक पर भी बनते थे और हाथ से भी बनते थे, हाथ निर्मित होते थे। बर्तन ज़्यादातर लाल रंग का मिलता है, लाल रंग का बर्तन है, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। और इस लाल रंग के बर्तन पर काले रंग की ज्यामितीय संरचना बनाई जाती है, काले रंग की ज्यामितीय संरचना बनी हुई है। अब कैसे? देखिए, जैसे ये लाल, ये इस तरीके से लाल बर्तन है,
ठीक है, ये बर्तन आपने लाल देख लिया। अब इस पर क्या होता था, काले रंग की यहाँ पे डिजाइन बनी रहती थी, काले रंग की इस तरीके से डिजाइन काले रंग से बना दिया जाता था। तो बर्तन का रंग लाल है लेकिन काले रंग का इस पर डिजाइन बना होता था। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखेंगे बर्तन जो है ये इस तरीके से है। और धातु में कौन कौन है, तो नेक्स्ट धातु उद्योग देख लीजिए। डी के बाद ई बात करते हैं। तो ई धातु उद्योग, धातु उद्योग की बात करें तो इन्हें किन किन धातुओं का ज्ञान था, सोना, चांदी, तांबा, सबसे महत्वपूर्ण तांबा काल ही है, तांबा, कांसा, और कांसा कैसे बना जाता है, तो तांबा और टीन मिलाकर कांसा। इसके बाद पीतल इत्यादि। तो इन सब का जो है इन धातुओं का प्रयोग होता था। ध्यान रखिएगा इन्हें लोहे का ज्ञान नहीं है, तो इन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। तांबा टीन को मिलाकर कांसा है लेकिन इन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था, ये चीज़ ध्यान रखने की बात है। कई उद्योग आपने देख लिया। अब अन्य उद्योग की बात करी जाए तो बहुत सारे उद्योग हैं, लेकिन अन्य उद्योगों में बात किया जाए तो एक था ईंट उद्योग। ईंट घर बनाने के लिए ईंट है ना, यहाँ की जो नालियाँ हैं वो पक्की ईंटों की बनी होती थी, तो ईंट उद्योग बनता था। और ईंट उद्योग में ईंटों का एक निश्चित आकार होता था, 4:2:1 का होता था। इसके अलावा पत्थर उद्योग होता था, बड़ी बड़ी नालियों को बड़ी बड़ी पत्थरों से ढक दिया जाता था। तो ये था चटाई बुनाई का काम होता था, चटाई बुनाई का काम है। ठीक है, तो ये सारे उद्योग यहाँ पर काम कर रही थी। अब आइए ट्रेड एंड कॉमर्स की स्थिति को देखते हैं, व्यापार और वाणिज्य की स्थिति को देखते हैं। व्यापार वाणिज्य, ट्रेड और कॉमर्स, व्यापार और वाणिज्य। ठीक है, व्यापार जो है वो आंतरिक और बाह्य दोनों होता था। व्यापार आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता था। व्यापार आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता था। आंतरिक व्यापार की बात किया जाए, आंतरिक व्यापार तो ये होता था आंतरिक व्यापार कश्मीर के साथ। आंतरिक व्यापार हो रहा था कश्मीर से, कोलार से, कोलार की खान है ना, कोलार। उसके बाद काठियावाड़, बलूचिस्तान, इन जगहों से आंतरिक व्यापार होता था। और अगर बाह्य व्यापार की बात किया जाए यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात किया जाए, बाह्य व्यापार की बात अगर किया जाए, बाह्य व्यापार की बात किया जाए तो ये लोग करते थे सुमेरियन सभ्यता के साथ। सुमेरियन सभ्यता के साथ, यानी मेसोपोटामिया की सभ्यता, याद होगा आपको पिछली क्लासेस में इसकी चर्चा हुई थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ। या फिर नील के साथ भी होता था, नील यानी मिस्र की सभ्यता के साथ इनका बाह्य व्यापार होता था। और बाह्य व्यापार किसके साथ करते थे, फारस की खाड़ी वाले से करते थे, यानी ये मेसोपोटामिया का ही एक भाग था। और अफ़गानिस्तान और ईरान से भी इनका व्यापार चलता था, अफ़गानिस्तान एवं ईरान। हालांकि अफ़गानिस्तान तो इस समय आंतरिक ही व्यापार हुआ, फिर भी इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के रूप में देख ले रहे हैं। अफ़गानिस्तान और ईरान के साथ भी इनका व्यापार होता था।
अब कैसे पता जो इनका व्यापार यहाँ पर होता था, हमें इस बात की जानकारी कैसे मिलती है? तो कैसे, तो देखिएगा, मेसोपोटामिया में हड़प्पा सभ्यता की मुहरें मिली हैं, हमें मुहरें प्राप्त होती हैं। ध्यान दीजिएगा, मेसोपोटामिया में हड़प्पा सभ्यता की मुहरें प्राप्त होती हैं। अब यानी यहाँ की मुहर अगर मेसोपोटामिया की सभ्यता में मिली है, इसका अर्थ है यहाँ से व्यापार उसके साथ होता था। दरअसल मुहर का प्रयोग सत्यापन के लिए होता था। यहाँ से जब वहाँ के लिए सामान भेजी जाती थी तो सामान में, जैसे बोरी में सामान डाल दिया गया और उसका मुंह बांध दिया जाता था। मुंह बांधने के बाद उस पर गीली मिट्टी लगा दी जाती थी और गीली मिट्टी लगाने के बाद उस पर अपना मुहर लगा दिया जाता था। अब अगर सामान सही सलामत है तो फिर वो गीली मिट्टी कहीं पर टूटी नहीं होगी, वो मुहर जस का तस लगा रहेगा और भेज दिया जाता था। तो ये सत्यापन के लिए होता था। तो वहाँ से मुहर मिली है, इसका मतलब है जो वो व्यापार वहाँ के साथ होता था। और एक और, अगर इस बात पर भी कम विश्वास करेंगे तो एक अभिलेखीय प्रमाण भी है। अभिलेखीय क्या होता है प्रमाण? तो जो लिखावट है उसके बारे में बात की जा रही है, जो पत्थरों पर लिखा हुआ लेख है। दरअसल मेसोपोटामिया के लेख को तो हम पढ़ लिए हुए हैं, भले यहाँ के लेख को न पढ़ें, तो अभिलेखीय प्रमाण भी वहाँ से मिला है। मेसोपोटामिया से एक सारगोन शासक का लेख मिला है। मेसोपोटामिया के सारगोन शासक का लेख मिला है। इसमें लिखा हुआ है कि 3 जगहों से हम व्यापार कर रहे हैं। किसमें मिला है? तो सारगोन शासक का एक अभिलेख जो मिला है उससे ये पता चला है, व्यापार का साक्ष्य मिला है। तो ये कहते हैं 3 लोगों के साथ हम व्यापार कर रहे हैं। एक का नाम लेते हैं दिलमुन, और दिलमुन जो है ये वर्तमान में बहरीन के नाम से हम इसको जानते हैं। एक बोलता है मगन, और मगन को मकरान तट कहा जाता है, मकरान तट। और एक नाम ये लोग लेते हैं मेलूहा, और मेलूहा किसे कहा जाता है? तो मेलूहा सिंधु घाटी सभ्यता वाले को ही कहा जाता है। ये हमने शुरुआत में भी आपसे कहा था, जो मेलूहा सभ्यता इसे कहा जाता था। उत्खनन संबंधी भी प्रमाण है। तो देखिए, जैसे क्या हमारे यहाँ भी उत्खनन से प्रमाण मिला है, जो उससे व्यापार करते थे। उत्खनन संबंधी प्रमाण देसी, एक तो उसका शासक के यहाँ था ही, हमारे यहाँ भी कुछ चीज़ें मिली हैं। जैसे मोहनजोदड़ो से और आलमगीर से, ये 2 नाम आपको याद है, मोहनजोदड़ो से और आलमगीर से खुदाई में मेसोपोटामिया की मुहर प्राप्त होती है। मेसोपोटामिया की मुहर मिली है। तो मोहनजोदड़ो और आलमगीर से मेसोपोटामिया की मुहर मिली है। इसी तरीके से हम कहते हैं लोथल से फारस की खाड़ी की मुहर मिली है। लोथल से फारस की खाड़ी की मुहर मिली है। इसके अलावा अगर बात करें तो उर या निपुर, उर और निपुर ये दोनों कहाँ के स्थल है? तो ये मेसोपोटामिया की सभ्यता के स्थल है। तो यहाँ से सिंधु घाटी की मुहर मिली है, से सिंधु घाटी के मुहर मिली हैं। उर निपुर दोनों मेसोपोटामिया की सभ्यता से सिंधु घाटी की मुहर मिली है। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आयात क्या चीज़ का करते थे? हम लोग यहाँ पे मंगाते तो ठीक थे, लेकिन हम क्या चीज़ का आयात कर लेते थे? मंगाते थे क्या? व्यापार क्या करते थे? पहले आयात देख लेते हैं,
फिर देखेंगे आखिर निर्यात क्या चीज़ें होती थी। एक बार आयात देखते हैं, फिर निर्यात देखते हैं। ये लोग क्या चीज़ मंगाते थे? तो ये लोग मंगाते थे बहुमूल्य पत्थर। बहुमूल्य पत्थर। और निर्यात को यहाँ हटाते हैं, नीचे देख लेंगे कहाँ से मंगाते थे बहुमूल्य पत्थर। बहुमूल्य पत्थर ये लोग मंगाते थे आंतरिक व्यापार के जरिए कश्मीर से, काठियावाड़ से। कश्मीर और काठियावाड़ से ये लोग बहुमूल्य पत्थर मंगाते। तो ये लोग कश्मीर और काठियावाड़ से मंगाते थे। इसके अलावा थोड़े जो बहुमूल्य नहीं होकर अर्ध कीमती पत्थर होते थे, अर्ध कीमती पत्थर, ये लोग इसे मंगाते थे बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान से मंगाते थे। फिर सोना जो है ये लोग आंतरिक व्यापार के जरिए कोलार की खान से मंगाते थे। कोलार की खान, कोलार की खान से मंगाते थे। फिर तांबा राजस्थान से मंगाते थे। अब आप देख सकते हैं सारा मंगाने वाला काम आयात आंतरिक व्यापार के जरिए हो रहा है, लेकिन भेजने का काम दूर दूर ये लोग कर लेंगे। लाजवर्दमनी जो है, लाजवर्दमनी, ये भी एक बहुमूल्य पत्थर है, कीमती पत्थर है। इसे ये लोग अफ़गानिस्तान से मंगाते थे। लाजवर्दमनी अफ़गानिस्तान से मंगाते थे। चांदी जो है, चांदी, फिरोजा, सीसा, इसे ये लोग ईरान एवं अफ़गानिस्तान से मंगाते थे। ईरान एवं अफ़गानिस्तान, ईरान एवं अफ़गानिस्तान से मंगाते थे। निर्यात की बात की जाए, अगर निर्यात सामान भेजने की, तो ये लोग सामान भेजते थे हाथी दांत की बनी वस्तु, हाथी दांत की बनी वस्तु, कीमती पत्थर के मनके बनाकर भेजते थे। यानी कीमती पत्थर मंगाते थे, उसे मनके बनाकर यानी हार बनाकर बेच देते थे। फिर सूती वस्त्र, सूती वस्त्र भी ये लोग बेचते थे। पशु पक्षी, पशु पक्षी, पशु पक्षी, धातु की बनी वस्तुएं, धातु की बनी वस्तुएं। इसके अलावा अनाज, अनाज ये लोग निर्यात करते थे। तो इस तरीके से देखिए आप जो किस तरीके से आयात वाली चीज़ें हैं और निर्यात वाली चीज़ें हैं। इसमें एक चीज़ ये समझ में आता है, आंतरिक व्यापार के जरिए ही चीज़ों को मंगाते थे और फिर उसे प्रोसेस करके उसे बहुमूल्य बनाकर वापस फिर बेच देते थे। अब अगर माप तौल की बात करी जाए, जो आखिर ये लोग माप तौल कैसे करते थे, तो माप तौल से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है इसके। माप तौल, माप तौल में ध्यान दीजिएगा, ये लोग मापने प्लस तौलने दोनों के ज्ञान से परिचित हैं। मापने और तौलने दोनों के ज्ञान से परिचित थे। मापने के लिए ये लोग फुट का प्रयोग करते थे, घन का प्रयोग करते थे, फुट और घन का प्रयोग करते थे। ठीक है। लोथल से एक कांसा का स्केल मिला है, लोथल से कांसा का बना हुआ एक स्केल मिला है जिससे नापने का काम हो रहा है। मोहनजोदड़ो से कांसा का एक तराजू का पलड़ा मिला है, यानी ये लोग तौलते थे, इसका प्रमाण मिलता है। मोहनजोदड़ो से कांसे का तराजू मिला है, कांसे का तराजू मिला है। इसके बाद तौलने के लिए ये लोग बाँट बटखरे का भी प्रयोग कर रहे हैं, बटखरा का प्रयोग किया जा रहा है। तौलने के लिए ये लोग बटखरे का भी प्रयोग कर रहे हैं, बटखरे का प्रयोग
बाट बटखरे का प्रयोग किया जा रहा है। बाट जो है यानी वज़न जो है बाट, इसमें एक रूपता है, ऐसा नहीं है इस शहर में कुछ अलग है उस शहर में कुछ अलग है, एक रूपता है। जैसे आज 1 किलो हर जगह 1 किलो है, तो इससे क्या पता चलता है? एकीकृत अर्थव्यवस्था है, यही बता रहा है, एकीकृत अर्थव्यवस्था। ऐसा तो नहीं है जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग वजन है। बाट जो है वो निचला मानदंड जो है द्विआधारी है, निचला मानदंड द्विआधारी है। अभी ये चीज़ समझ में आ जाएगी। निचला मानदंड द्विआधारी था और ऊपरी मानदंड दशमलव पद्धति पर आधारित था, दशमलव पद्धति पर आधारित था। निचला मानदंड द्विआधारी था और ऊपरी मानदंड दशमलव पद्धति पर आधारित था। क्या मतलब है? जैसे निचली बात करी जाए तो 25 ग्राम है, तो उसके बाद जस्ट 50 ग्राम है, 50 ग्राम के बाद 100 ग्राम का बाट है। ध्यान दीजिएगा, जैसे क्या, तो 25 ग्राम का कोई वजन है, उसके बाद सीधे दुगुना 50 ग्राम का है, फिर 75 ग्राम का वजन नहीं है, फिर सीधे 50 का दुगुना यानी 100 ग्राम का वजन है, फिर 100 ग्राम के बाद 200 ग्राम का वजन है, फिर 200 ग्राम के बाद 500 ग्राम का वजन है, 500 ग्राम के बाद 1 केजी का वजन है। इस तरीके से द्विआधारी है और ऊपरी मानदंड दशमलव पद्धति पर आधारित बन गया है। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। देखिए दशमलव पद्धति का क्या है इसे, तो 1 से लेकर जो 9 अंक होते हैं ये दशमलव पद्धति पर आधारित होती है, जबकि 0 और 1 को मिलाकर द्विआधारी होती है। तो ये मैथ वाले में और आप अच्छी तरीके से समझ लेते होंगे, इसको कहीं और चर्चा करेंगे। आप लोग देखते हैं ना, जैसे इधर द्विआधारी से आप लोग इसमें बाइनरी नंबर से दशमलव नंबर में बदलते हैं ये। इसके बाद विनिमय का माध्यम जो था, विनिमय का माध्यम ये वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था, वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। विनिमय का माध्यम वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। क्या मतलब होता है? तो जैसे गेहूं के बदले आप कपड़ा ले लीजिए, है ना, या गेहूं के बदले कोई और खिलौना खरीद लीजिए, तो वस्तु विनिमय, एक वस्तु दो दूसरी वस्तु लो। तो इसका क्या मतलब है? मुद्रा का प्रयोग नहीं हो रहा था, तो मुद्रा का प्रयोग प्रचलन में नहीं था। इसके बाद जो मुहर है, मुहर मुद्रा नहीं है, मुहर एक सत्यापन के लिए प्रयोग किया जा रहा था। मैंने इसको बता ही दिया है, प्रूफ के लिए जो हाँ आपका सामान सही है। तो ये चीज़ें हो गई आपकी। अब अगर बात करें यातायात की बातें, ये परिवहन की बातें, जो परिवहन किस तरीके से होता था, तो यातायात और परिवहन, यही चीज़ें लास्ट है आपका अर्थव्यवस्था में। तो यातायात परिवहन में अगर बात किया जाए तो स्थल से जब ये लोग जानते थे तो स्थल के लिए ये लोग बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे, बैलगाड़ी। जबकि जल मार्ग से जब ये लोग जाते थे तो नाव का प्रयोग करते थे, नाव। मोहनजोदड़ो से मिट्टी का नाव मिला है। इनकी महत्वपूर्ण बंदरगाह की बात किया जाए, यानी कहाँ से ये लोग व्यापार करते थे या सामान समुद्र में लाते थे पानी के माध्यम से, तो उसके लिए बंदरगाह की बात किया जाए तो इसके कुछ बंदरगाह का नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है जिसको आपको नोट करना होगा। एक सुतका गेंडोर है, ये एक प्रमुख बंदरगाह था, सुतका गेंडोर। फिर दूसरा सुतका कोह, फिर तीसरा है आपका बालाकोट, फिर चौथा है आपका अल्लाह डीनू, फिर पांचवा है आपका नागेश्वर, छठा है आपका प्रभास पाटन, सातवां है आपका लोथल,
लोथल, और 8वां है आपका भगत राव। ठीक है, भगत राव आपके महाराष्ट्र में था। लोथल, नागेश्वर और प्रभास पाटन, ये तीनों जो है, ये तीनों जो हैं गुजरात में था। और बाकी जो ये सभी है सुतका गेह, बालाकोट और लाडिनो, ये आपके पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में वर्तमान में पढ़ते हैं। तो ये इसकी अर्थव्यवस्था थी जहाँ से ये चीज़ें होती थी। तो आज की क्लास में आपने सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था को देखा है। अच्छे से इसे नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए, मन लगाकर काम कीजिए। ठीक है, इसके बाद आपको कहीं से कुछ भी और किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आंसर राइटिंग भी आप इससे कर सकते हैं। ठीक है, आपके एग्ज़ाम के लिए जो चीज़ें चाहिए ये इसमें पर्याप्त है। बहुत पीएचडी करने के पीछे मत रहिएगा, इसमें पर्याप्त चीज़ें हैं जिससे आप मेंस तक की चीज़ें और ऑप्शनल तक की चीज़ें तैयार कर सकते हैं। ठीक है, बहुत डिटेल में बहुत चीज़ें चल रही है, स्टडी फॉर्म में चल रही है, एकदम सीधा जो आपके लिए चाहिए वहीं पर टारगेट करते हुए। तो अच्छी तरीके से रिवीजन कीजिए नोट्स बनाकर। और अगर वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा। और आपके किसी भी सुझावों का स्वागत है, ये आपके लिए ही काम किया जा रहा है। चलिए तो फिर अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।